महिला एक ऐसा शब्द जिसमें न जाने कितने रिश्ते समाहित हैं। महिला माँ भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है, पत्नी भी होती है। कहते हैं कार्येषु मंत्री, कर्मेषु दासी, भोज्येषु माता, शयनेषु रंभा, क्षमा दरिद्री, सतगुण युक्ता, स गृह पत्नी। नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह और आप देख रहे हैं टॉक शो विद पूजा सिंह। एक महिला जब सामाजिक घर गृहस्थ जीवन के बाद वो समाज में उतरती है और एक प्रोफेशन, एक एजुकेशन के साथ अपने आप को समाज में डेवलप करती है, तो वो अपने आप को समाज में एक नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ाती है और एक नई जगह पे खड़ा करती है। आइए मिलते हैं जिले की भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर पूनम सिंह से, जो कि आपको अपने जीवन का स्ट्रगल बताएंगी। नमस्कार मैम। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। अब मैं चाहूंगी कि पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारी जनता को बताएं। मैं डॉक्टर पूनम सिंह, जिला उपाध्यक्ष भाजपा आजमगढ़। ये आपका, जैसे कि आपके नाम के आगे लगा हुआ है डॉक्टर, तो आप प्रसूति रोग विशेषज्ञ भी हैं और इसके साथ आपने समाज को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। इसके साथ एक बहुत ही बड़ी बात है और बहुत गौरव की बात है कि एक आप आर्मी मैन की वाइफ भी हैं, प्लस आप अपना गृहस्थ जीवन भी देखती। तो इन सारी चीजों को आप कैसे अकेले मेंटेन करती हैं? देखिए, कहते हैं ना कि जब किसी चीज या किसी काम को करने का जब जुनून होता है, सबसे मेन चीज है कि किसी भी पावदान पे पहुंचने के लिए हमको एक जुनून की जरूरत होती है। तो जब अगर आदमी के अंदर जुनून हो जाता है तो वो किसी भी पावदान पे चढ़ने के लिए सक्षम हो जाता है और हर काम वो बखूबी कर लेता है। और जैसे एक महिला शब्द जुड़ा हुआ है, तो उससे खुद ही पता है कि महिलाएं हर चीज को संगठित करना, व्यवस्थित करना, चाहे वो घर हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, जिसको भी अगर उनकी जिम्मेदारी मिलती है तो वो कुछ न कुछ करती हैं। तो इसी सोच के साथ हम भी घर परिवार को मैनेज करते हुए राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़े। अच्छा, जैसा कि आप भारतीय जनता पार्टी से काफी दिनों से इंक्लूडेड हैं और जिले में एक काफी नाम है आपका और अधिकतर आपको मंच पे देखा जाता है, तो मैं जानना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी में क्या महिलाओं का भविष्य क्या है और आजमगढ़ जिले में महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को कितना प्रमोट करती हैं और कितना पसंद करती हैं? देखिए, रही बात भारतीय जनता पार्टी में, तो ये चीजें आप भी इसी जिले में हैं और आप भी सामाजिक संगठनों से जुड़ी हुई हैं, हर चीजों से रूबरू हैं। तो अगर हम पहले की चीजों को देखेंगे कि पहले के दशक में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, अदरवाइज सरकारें थी जी, तो महिलाओं को घर से बाहर निकलना और बेटियों को घर से बाहर, ऐसा नहीं था कि जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से महिलाएं प्रतिभावान, क्षमतावान बनी है। जी। महिलाएं पहले से काबिल थी। हाँ। आप पीछे के अगर दशकों में जाएंगी तो हमारी इतनी वीरांगनाएं हैं, फूला देवी, पन्नाधाय, मीराबाई, गंगा देवी। तो इन वीरांगनाओं को अगर देखेंगी, राजनीतिक में देखेंगी, तो इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी कहा जाता था जी। सुषमा स्वराज जी हैं जी, ये वो हमारे बीच में। तो ये एक आइडियल है, तो पहले भी था, लेकिन पहले राजनीति में जाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन आने वाले सरकार में बताएं कि पहले भी, जैसे आज लड़कियों के अंदर जो प्रतिभा उभर के आई है, ये चीजें परिवार और सरकार दोनों की सपोर्ट से जहां तक मुझे लगा है कि संभव हो पाया है। पहले क्या था कि शाम ढलते ही लड़कियों की जो माँ होती हैं, मैं भी एक माँ हूँ, तो ये चिंता हो जाती थी कि भाई बेटी पढ़े या ना पढ़े। कहावत कहा जाता था ना कि एक बेटी होती है वो दो कुलों के मान सम्मान को लेके चलती है, ससुराल को भी मायका में। अगर एक बेटी बर्बाद होती है तो दो कुलों को बर्बाद हो जाती है। तो इन सब डर और संकोच की वजह से अगर बेटी के अंदर प्रतिभा या क्षमता होती थी, फिर भी हम कहीं न कहीं बैक फुट पे रहते थे, पीछे रहते थे, भैया मान सम्मान के साथ शादी ब्याह कर दो, ये अपने घर जाए। लेकिन आने वाले सरकार में मोदी जी ने या हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने बेटियों के लिए बहुत सी सारी योजनाओं को उन्होंने ले आया और
योजनाएं लाए ही नहीं, उनको धरातल पे उतारने का भी काम किया है, जिससे हमारे अंदर की जो प्रतिभा थी वो निखर के और बाहर आई है। अब मैं आपसे कुछ चीजें हैं जो कि हमारे मोदी जी और योगी जी की महत्वाकांक्षी योजना है, जो बेटियों के लिए ही चला जाता है। जिसमें पहली योजना है जो कि हर बच्चा जानता है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना। तो पहले से हम बेटियों को, आप ये देखेंगे कि बेटियों के लिए, माओं के लिए तो एक बहुत बड़ा ये पहला कदम होता है। पूजा जी, मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूंगी कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ जी, और ये हमारे समाज की भ्रूण हत्या बहुत बड़ी समस्या इतनी बड़ी समस्या थी कि ये कहते हैं ना, जैसे पहले कहते हैं कि दहेज प्रथा ज्वलंत मुद्दा था, उससे भी ज्वलंत मुद्दा हो गया था भ्रूण हत्या। जी, तो सही। भ्रूण हत्या कहीं न कहीं मैं कोई महिला शौक में नहीं कराती है। भ्रूण हत्या जो होता था, बेटी होना एक अभिशाप था माँ के लिए, परिवार के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार या यशस्वी प्रधानमंत्री जी योगी जी ने, वो कहते हैं ना कि वो जमीनी है जी। तो उन्होंने एक माँ के दर्द को समझा, तो उन्होंने ऐसी योजनाओं को ले आया कि जिससे माँ और परिवार जो इस कदम उठाने के लिए वो बाध्य हो रहे हैं, इससे वो बच सके। तो पहले उनका कदम हुआ कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को मुफ्त शिक्षा। फिर जो है कि अब देखिए, एक बेटी होती थी, जैसे हम आप पे चर्चा करेंगे कि भ्रूण हत्या। तो भ्रूण हत्या में जो प्रसव पीड़ा होती है, डिलीवरी का समय होता है, तो बेटी हो या बेटा हो, दोनों का दर्द सेम होता है। ऐसा कुछ नहीं बेटी है तो ज्यादा दर्द। लेकिन हम बताए ना, हमारी मजबूरी, बेटी को पढ़ाना, बेटी को बचाना, समाज में सुरक्षित करना, उसको पढ़ाना और फिर उसको एक अच्छे बर के साथ उसको सौंप देना, ये हमारी जिम्मेदारी थी। तो कहीं न कहीं इससे हम पीछे हो रहे थे। तो हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने जो है कि पहले तो बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ, फिर उन्होंने जो है बेटी के जन्म के बाद कन्या सुमंगला योजना एक है, उसमें जो है कि बेटी के पैदा होने से बेटी के पढ़ने तक की जो है शिक्षाएं की व्यवस्था उन्होंने किया। भाभी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिले में जैसे बहुत संस्थान, बहुत सारी महिला संस्थानों को आप जानती हैं जो कि कार्य कर रही हैं, कार्य करती हैं, तो आपके हिसाब से उन महिला संस्थानों के लिए क्या संदेश है? क्योंकि बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो कि एक गैदरिंग, एक फोटो सेशन और एक छोटे मोटे कार्यक्रम तक ही सीमित है, कार्य बहुत से कम संस्थाएं करती हैं। तो उसके लिए आपका क्या है कि क्या जिले में जरूरत है और महिला संस्थानों को क्या कार्य करना चाहिए? देखिए, सारे जो एनजीओ होते हैं, चाहे जो भी संस्थान है, सभी लोग जो है कि अपना चलाते रहते हैं जो उनके हिसाब से आता है। मैं तो पहले यही कहती हूँ कि सारी महिलाओं को किसी भी चीज में है, अगर आप टॉक शो कर रही हैं या इस क्षेत्र में आगे जा रही हैं, तो सारे महिलाओं को मिलके उस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना सपोर्ट करना चाहिए। मैं अगर पॉलिटिशियन हूँ, मैं पॉलिटिक्स में जा रही हूँ, तो जो बन पड़ता है सारी महिलाओं को, जो जिस क्षेत्र में जाना चाहे उस क्षेत्र में महिलाओं को एक साथ मिलके और एक प्लेटफार्म पे अगर जिले की सारी महिला हो जाए, चाहे वो एनजीओ से जुड़े, चाहे किसी भी काम के लिए जुड़े, अगर एक प्लेटफार्म पे जुड़ के काम करेंगी तो वो शायद बेहतर दिशा दे पाएंगी। और यही होना भी चाहिए। संघर्षों के साया में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये युवाओं के लिए कहा गया था। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो ये आधुनिक नारी, चाहे आप ये कह लीजिए कि जो नया भारत है, उसकी ये महिलाएं जो हैं, तो ये हर क्षेत्र में अग्रणी हैं, काबिल हैं। और ये अगर जो ठान लेंगी, अगर एकजुट रहेंगी, तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये कुछ भी कर महिलाओं को एकजुट होके अपनी एक दूसरे से अपनी संस्था को जोड़ के और समाज हित में निकली है, तो उस हिसाब से काम करना चाहिए। सबका अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग काम करने की शैली है। कोई मुझसे कुछ बेहतर कर सकता है, कुछ आपसे मैं बेहतर कर सकती हूँ। तो सबके अंदर की जो प्रतिभा, अगर सारे लोग मिल के अगर उस दिशा में अगर हम कुछ बेहतर करना चाहेंगे तो वो ज्यादा बेहतर हो पाएगा। कि जब आप स्टेज पे चढ़ के किसी भी चीज का नेतृत्व करती हैं, मंचन करती हैं और देश के हित में कुछ बोलती हैं या कोई कंट्रोवर्शियल, तो उस समय आपका सबसे ज्यादा फोकस, अगर आज के डेट में आपको कुछ बोलने के लिए कहा जाए समाज पे कि आज के डेट में जो चीजें चल रही हैं, तो आप
किस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा इस समय लाना चाहेंगी, जो कि हमारी भावी सरकार है वो भी सुने, जो भावी सरकार बनने वाली वो भी सुने, कि सबसे ज्यादा इस समय किस चीज की कमी चल रही है समाज में? जैसे आपने बोला नारियों को तो बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिल रहा है, ठीक है, ये आपकी बात सही है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, हमारी केंद्र सरकार द्वारा नारी को बहुत ही प्रोटेक्ट किया गया, बट कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे सुधार करने की आवश्यकता है, और खासकर आपके समाज में और आजमगढ़ जिले में आपके हिसाब से क्या? देखिए, आजमगढ़ जिला में अगर पर्टिकुलर चीज किसी चीज को लिए अगर आप लेकर के देखेंगे तो ऐसी तो बहुत सी चीजें आएंगी, लेकिन अब आप किस व्यू से क्या चाह रही हैं, मैं किस व्यू से, मुझे क्या चाहिए। अच्छा चलिए, मैं आपको जैसे एक सब्जेक्ट मैं आपको बताती हूँ कि आजकल जैसे पहले पिक्चरों में सेंसर बोर्ड हुआ करते थे, तो कोई गाना निकलता था तो सेंसर बोर्ड द्वारा उसके जो कुछ शब्द होते थे उनको काट दिया जाता था कि नहीं ये अलाउड नहीं है, ये इन शब्दों पे ये गाना नहीं चलेगा। बस क्या भोजपुरी फिल्म्स में ऐसा कोई सेंसर बोर्ड अलाउड नहीं है? ये जो भोजपुरी फिल्मों के जो वल्गर गाने इस समय बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहे हैं, जिसमें महिलाएं की भी गलती है कि वो बहुत उत्साहित रहती हैं और पुरुष वर्ग की, तो क्या इन चीजों को रोकना चाहिए? इसके लिए कोई नियम आना चाहिए? नहीं, ये तो देखिए रोकना चाहिए, ये तो होना भी चाहिए। और भोजपुरी गाने मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी जी कि गानों का शौक तो मुझे है, लेकिन मैं थोड़ा सा पिक्चर मूवी या भोजपुरी गानों में ना मेरा इंटरेस्ट है ना, मैं उन सब गानों को अगर कहीं मैं सुनती हूँ तो वो मेरे लिए बड़ा नया और अजीब सा होता है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं उधर मेरा कुछ ज्यादा मुझे पता भी नहीं होता उन सब चीजों में। लेकिन इतना कुछ तो होना चाहिए कि कुछ ऐसे भोजपुरी गाने होते हैं जो उनके लिरिक्स या उनके वर्ड्स उनके लिरिक्स की ही प्रॉब्लम कि है। अगर हम फैमिली में बैठे हैं, बेटा बैठा है, बहन बैठा है, भाई बैठा है, तो थोड़ा सा हम अनकंफर्ट फील करते हैं। तो इन सब चीजों पे थोड़ा सा होना चाहिए, रोक लगानी चाहिए। इस पक्ष में आप कि हम जो है किसी भी चीज को अगर एक साथ बैठ के या कोई चीज गेट टुगेदर कर रहे हैं, हम फैमिली में बैठे हैं, तो हम कहीं हमको झिझक या अनकंफर्ट ना महसूस हो, हम बिल्कुल अच्छे से उसको एंजॉय कर सके। अच्छा, चूंकि पूनम जी आप मेडिकल प्रोफेशन से हैं और एक प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, तो स्त्रियों के उस काल से तो आप बहुत ही करीब से देखी होंगी, जो उनके जीवन का सबसे डेंजर जोन भी होता है, उसको एक गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। तो जब उस समय महिला आपके पास आती है, तो जैसे मैं खुद ये चीज पूछना चाहती हूँ, और मैं कोई भी गायनी अगर मेरे पास बैठेगी तो मैं पूछूंगी, क्या हर महिला के अंदर ये बात होती है कि वो पुत्र को ही जन्म दे, या उसके परिवार वालों के अंदर बात होती है कि वो होने वाला बच्चा पुत्र ही हो? ऐसा देखिए, जहाँ तक मैं भी एक महिला हूँ और मैं एक दर्द से हर दर्द जो कहते हैं ना कि महिलाओं के अंदर जो भी चीजें हैं, तो उन सब चीजों से मैं भी गुजरी हूँ। और ये पहले का था, पहले का जो हमारी कुछ रूढ़वादियां थी, या जो कुछ हम वामपंथी विचारधारा कह लें, या जो भी कह लें कि बेटा ही हमारे वंश को बढ़ाएगा, या हम बेटा ही हमको मुक्ति दिलाएगा मरने के बाद, जो भी पिंडदान करेगा वगैरह, जितने भी हमारे संस्कार या जो भी हमको कहीं न कहीं उसमें ये बांध रखा था कि नहीं बेटा होना जरूरी है। लेकिन आने वाले समय में, अच्छा, उसी सोच को कहते हैं ना, कोई चीज जैसे हेरिडिटी अनुवांशिक होती है कि हम वो लेके पैदा होते, वो जीन है कि पहले भी क्या होता था कि बेटियां हो गई, मैं भी तो देखती हूँ कि अगर बेटा हो गया तो बेटी के लिए वो कोसी जाती है, बेटी नहीं हुई तुमने बेटी का मुंह नहीं देखा, अगर बेटी हो गई तो बेटा के अच्छा, लिए बेटी के लिए भी अब समाज में कोसी जाती हैं महिलाएं की बेटी नहीं हुई, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। नहीं है, अच्छा है, ऐसा है। अच्छा, कुछ लोग भी ऐसे, बहुत लोग मुझसे मिली हैं कि नहीं मेरे पास 2 बेटा है, मुझे बेटा नहीं, मुझे बेटी चाहिए, और अगर मैं नेक्स्ट बच्चा अगर प्रिपेयर्ड हूँ तो मैं बेटी के लिए हूँ। मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और मैं बेटियों को बढ़ावा देने के लिए करती हूँ। और मैं एक चीज और भी बताती हूँ कि लोग मुझसे इस चीज पे करते हैं, मैं अभी भी अपने पॉलिटिक्स कैरियर में जहाँ भी जाती हूँ, मैं महिलाओं के अधिकार, महिलाओं का हक और महिलाओं को क्या मिलना चाहिए, उनका क्या उचित स्थान है,
मैं हर फोरम पे यही रखती हूँ। कुछ लोगों ने कभी कहा कि भाई एकदम खाली महिला नेता बन जाती हैं, आप जिले की उपाध्यक्ष। हम के जिले की उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन हूँ तो महिला। महिला का पक्ष। जहाँ महिला की बात आती है वहाँ मैं उपाध्यक्ष होके भी महिला कैटेगरी में बैठ जाती हूँ। तो मैं महिला हूँ, तो जेन्युइन सी है कि मैं महिलाओं की बात करूँगी। जैसा कि आपने मैम अभी बताया कि जब भी किसी को प्रसव पीड़ा हुई और बच्चा पैदा किसी महिला को हुआ, तो ये दो बातें आपने बताई कि बेटा हुआ तो लोगों ने कहा तुमने बेटी नहीं पैदा की, बेटी हुई तो लोगों ने कहा तुमने बेटे का मुंह नहीं देखा। लेकिन जहां तक आप भी इस चीज को जानती हैं और मैं भी जानती हूँ कि महिला और पुरुष में जो क्रोमोजोम्स होते हैं जिससे बच्चा फर्टिलाइज होता है, तो जिसमें पुरुष जो है वो इस बात का जिम्मेदार होता है कि आने वाला बच्चा लड़की होगी या लड़का, क्योंकि महिला के पास तो सिर्फ वो क्रोमोजोम एक क्रोमोजोम होता है, बट पुरुष एक्स होता है। बट पुरुष के पास एक्स और वाई दोनों होता है। सेम क्रोमोजोम मिलने से लड़की और अदर क्रोमोजोम मिलने से लड़के का, तो ये लिंग निर्धारण तो पुरुष करता है। तो ये हमारे समाज की किंवदंती अभी तक क्यों है कि महिला को ही इसके लिए हमेशा बोला जाए। ये तो था पहले से भी। अगर मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि इनफर्टिलिटी की भी केस होती है, पहले इतना हम जागरूक नहीं थे, इतना हम जान नहीं पाते थे, तो ये सारा मेरे ऊपर ही थोप दिया जाता था महिलाओं पे कि अगर बच्चा नहीं पैदा हुआ तो भी तुम्हारी गलती, ना हो के तुम्हारी गलती। यहाँ पे थोड़ा सा महिला है आगे बढ़ी तो सबसे पहले चरित्रहीन है। हाँ, ये अच्छा, यहाँ गई तो कुछ है, इतना आगे बढ़ रही है, लोकप्रिय हो रही है, राजनीति में जा रही है, इतने लोग के साथ उठ रही है, बैठ रही है, उसको मंच मिल रहा है, स्पीकर मिल रहा है, तो जरूर महिला चरित्रहीन है। महिला ने अगर 10 लोगों से बात की तो गड़बड़ है, अगर किसी पुरुष ने 50 लोगों से बात की तो बहुत व्यावहारिक है। ये सारी कंट्रोवर्सी आज भी हमारे समाज में है। जैसा कि आपने प्रेजेंट किया कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से जो नारी सच में सशक्त हुई है, तो इस पे मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ देश के पीएम को और देश के हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम को कि आप एक महिला होकर अगर ये बात बोल रही हैं, और जहां तक कि आपके बात में 99% तक सच्चाई है, तो मैं कहना चाहूंगी कि लोकसभा बासंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी, और मथुरा, काशी और अयोध्या ने एक साथ ललकारा है, गर्व से बोलो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा कदम है कि नारी को उन्होंने सशक्त किया। जहां आप और हम आज बैठ के इस नारी सशक्तिकरण पे भारतीय जनता पार्टी की वजह से चर्चा कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आने वाले समय में जिले में जैसे बहुत से लोग, बहुत सी कंट्रोवर्सी है भारतीय जनता पार्टी और सब चीजों को लेके, बहुत सारी कमियों को लोग ज्यादा गिनाते हैं, तो क्या आप बताना चाहेंगी कि आने वाले समय में क्या भारतीय जनता पार्टी का जिले में भविष्य महिलाएं उज्जवल कर सकती हैं या करेंगी? नहीं, वो तो देखिए हर जगह हो रहा है। अब बता तो दिए कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नहीं हम बात कर रहे हैं, मोदी जी और योगी जी ने ऐसा तक कर दिया कि जो हम छोटे छोटे एनजीओ, जो सामाजिक संगठन या जो किसी चीज के लिए वो हम चलाते थे, अगर वो पुरुष वर्ग, अगर उस एनजीओ का जो फाउंडर अगर वो चला रहा है, तो अगर उस एनजीओ में कोई महिला पदाधिकारी नहीं है, तो उस एनजीओ को भी रद्द कर दिया जाएगा। अच्छा, मतलब महिला पदाधिकारी होना अब कंपल्सरी कर दिया गया हर एनजीओ में, कहीं भी, चाहे वो हमारे विधानसभा की हो, चाहे वो लोकसभा की हो, चाहे जिले की हो, या हमारी छोटी इकाई जो होती है बूथ की होती है, उसमें भी हमारी जो महिला आबादी है उनको होना चाहिए। और अब तो ये भी है कि जो हमारा आरक्षण है 33%, उस हिसाब से हम दावेदारी भी कर रहे हैं। और पहले जो है कि आप देखेंगे कि कभी गिने चुने 2-3 सांसद विधायक मिलती थी, आज जो है पार्लियामेंट में 17 विधायक, 18 सांसद बैठ रही हैं, और द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। तो ये हम महिलाओं के लिए बहुत गौरव की बात है। और आने वाले समय में हमारा परचम होगा, और फिर जो है हमारे अंदर की जो काबिलियत है वो निभर के आएगी, और हम हर क्षेत्र में अग्रणी होंगे।
अभी कुछ दिन पहले हमारे टॉक शो में एक बहुत ही बड़ी चर्चा का विषय रहा स्टूडेंट यूनियन, छात्र संघ। तो छात्र संघ की बहाली के साथ मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से पुरुष छात्र संघ की बहाली के बाद बहुत तेजी में आगे बढ़ रहे हैं स्टूडेंट यूनियन के लिए, क्या उसमें महिलाओं या लड़कियों की भी उस क्षेत्र में दावेदारी उतनी ही प्रबल होनी चाहिए जितना कि युवा नेताओं की हो रही है? वो तो देखिए होनी भी चाहिए, लेकिन अभी बताए ना कि भारत कह लीजिए पुरुष प्रधान देश रहा है, या जो हमारी मेंटेलिटी होती है ना, कुछ हम जन्मजात लेके पैदा होते हैं, या कुछ होते हैं कि लोगों के डर से लोग क्या कहेंगे हम नहीं जाएंगे। अभी आप देखेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव हुआ है, उसमें बिहार की 2 बेटियां उपाध्यक्ष हुई हैं। अच्छा, अध्यक्ष के साथ। तो दिल्ली जैसे अगर यूनिवर्सिटी में छात्र संघ में अगर बेटियां लीड कर सकती हैं तो हर जगह जाएंगी। जी, अभी बहुत साल पहले की बात है, संगीता बलवंत जो कि गाजीपुर से सांसद हैं, और इसके पहले भी बहुत साल पहले जब चुनाव पीजी कॉलेज में हुआ था गाजीपुर जिले में, तो उन्होंने उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा, फिर अध्यक्षी का चुनाव लड़ा, जिसमें वो विजयी हुई और आज पॉलिटिक्स में इतना आगे बढ़ी। तो जिस तरह से ये स्टूडेंट यूनियन आगे बढ़ रहा है, मैं तो कहूंगी कि अगर इसमें लड़कियां भी मिलके भागीदारी करें तो बहुत ही जल्दी इसके बहाली का मैटर सॉल्ट आउट होगा, और लड़कियां भी अगर इस क्षेत्र में आएंगी तो फिर कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स में गर्ल्स हैं वो भी इस छात्र संघ बहाली को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। हो भी रहा है, पीछे आप भी देख लेंगी, यहीं पे डीएवी से जो है कि हमारे साथ जिला की मंत्री रही जूही श्रीवास्तव जी, उनकी शादी हुई है, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ी है। अच्छा, तो ये होता आया है, वही चीजें बता दिए ना कि थोड़ा समाज का डर या लोग क्या कहेंगे इन सब चीजों से, लेकिन जो ये अब ये जनरेशन है, जो ये क्षमताएं हो रही हैं, इसमें पेरेंट्स भी किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए बेटियों को ये नहीं कि नहीं ये क्षेत्र तुम्हारे लायक नहीं। पहले क्या था कि हमारी बाउंड्री लाइन हो जाती थी कि नहीं ये क्षेत्र अच्छा, यहाँ ये नहीं तुम्हारे लिए नहीं, तो वो चीजें नहीं होता था। लेकिन अब जो है कि पेरेंट्स भी इसलिए फ्री हो गए हैं कि नहीं ठीक है, आप किसी भी लाइन में जा सकती हो जिस लाइन में आप जाने के लिए सक्षम हो, तो इसलिए बेटियां हर लाइन में जा रही हैं। मैम, जैसा कि मैंने आपके बारे में सुना है कि आपके जो हस्बैंड हैं वो डिफेंस में हैं, आर्मी में हैं, तो आप एक महिला होने के नाते जिसका पति आर्मी में होता है, क्योंकि मैं भी एक आर्मी मैन की लड़की हूँ, तो आप कैसा महसूस करती हैं? नहीं, मैं तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। मुझे लगता है कि एक चाहे वो मेरे पति तो चलिए अच्छे पोस्ट पे रहे हैं, मेरे पति एक्स कैप्टन से वो अभी रिटायर हो गए हैं, तो वो चीज है, चाहे वो कैप्टन हो चाहे वो एक सोल्जर की वाइफ हो, वो सब में एक गौरवान्वित होने का वो विषय रहता है। और हम तो बहुत कहते हैं कि नहीं, हमारे लिए बहुत प्राउड की बात होती है कि मैं एक डिफेंस पर्सन की वाइफ हूँ जो देश की सेवा कर रहा है। और ऐसा नहीं है, लोग भी मुझको एहसास करवाते रहते हैं, अगर कभी मैं भी कह दूं कि अरे आज थक गई, तो लोग मुझे कहते हैं इतना जल्दी कैसे थक जाएंगे। आप आर्मी मैन की वाइफ है, तो आप कैसे? तो ये चीजें होता रहता है, तो इसके लिए तो मैं गौरवान्वित हूँ और सभी लोग होते। अच्छा, आपको बच्चे कितने हैं? मेरा एक बेटा है। एक बेटा है, तो क्या बेटा के लिए भी आपका क्या प्लानिंग है कि उसको भी आप डिफेंस में भेजना चाहेंगे? देखिए, मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, बेटा स्वतंत्र है, वो जिस क्षेत्र में जिस फील्ड में वो जाना चाहता है वो उस फील्ड में जा सकता है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। और कि नहीं हम आर्मी में हमारे पापा रहे तो तुम आर्मी में जाओ, माँ डॉक्टर है तो तुम डॉक्टर बनो, वो एकदम फ्री माइंड है, जो जिस क्षेत्र में वो जाना चाहे वो अपना जा सकता। अच्छा, शादी अरेंज मैरिज हुई थी आपकी? अब मैं तो मान के चलिए। अच्छा, मतलब लव मैरिज कुछ था उसमें, लव भी था लग रहा है? नहीं, आप उसको लग रहा है छिपा रही है। रिलेशन में शादी होती है तो लोग पहले से देखा सुना हुआ होगा। अच्छा, तो जब शादी का प्रपोजल आया और पहले से था दिमाग में कि लड़का डिफेंस में है, तो क्या आपका मन व्यक्तित हुआ कि नहीं यार लड़का तो डिफेंस में, आर्मी मेरे साथ नहीं रहेंगे और बाहर ज्यादा रहेंगे, तो क्या आपका मन हुआ कि नहीं रिश्ते के लिए इनकार कर दूं, या फिर आप तब से? ऐसा कुछ नहीं, मुझे अच्छा लगा कि नहीं मैं एक डिफेंस पर्सन की वाइफ बनूंगी और कोई बात नहीं है, रहेंगे, देश सेवा समाज सेवा
लोग, और मुझे लोग कहते थे कि आपका तो और अच्छा है, आप समाज सेवा कर रही हैं, आपके पति देश सेवा कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, मैं तुरंत। अच्छा सर, जब वहां रहते थे, सीमा पे बॉर्डर पे पोस्टिंग होती होगी, तो जब वहां रहते थे और ऐसी कोई कंट्रोवर्सी देश में हो जाती थी कि कोई लड़ाई छिड़ गई है या इमरजेंसी लग गई है, तो उस समय आपको कैसा डर लगता था, महसूस होता था, कुछ परेशान होता? डर तो एक पत्नी होने के नाते तो डर लगता ही है, लेकिन वो जब एक काफी लंबे समय तक जो है आर्मी मैन की फैमिली हो जाने पे ना, वो एक चीजें अंदर से, वो देश प्रेम की भावना सबके अंदर वो हो जाता है, क्योंकि उनका लगाव, उनकी जो है मातृभूमि के प्रति लगाव है, और उनको जाने में कोई दिक्कत नहीं है कि मेरी फैमिली छूट रही है, मेरा बेटा छूट रहा है, मेरी माँ छूट रही है, तो उनको ये लगा, तो अगर यही लिखा है देश में शहीद होने का, तो मरना तो सबको एक दिन है, अगर मेरे नसीब में वही होगा तो वैसे मर जाने से बढ़िया है कि देश पे शहीद हो। आपकी इस बात को सुन के मैं अब बाकी सारी महिलाओं को ये संदेश देना चाहूंगी कि एक आर्मी मैन की महिला की वाइफ जो होती है वो कितनी मजबूत अपने आप को कर लेती है कि उसके लिए वो ये मान लेती, किसी भी महिला के लिए ये मानना कि मैं अपने पति का दूसरा प्रेम हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आर्मी मैन की महिला ये बात अपने आप में मानती है कि उसका पहला प्रेम हमारी भारत माता है, हमारा देश है, मैं उसका सेकंड लव हूँ। और इस बात को अगर जो महिला स्वीकार करके उसके साथ रह, तो भी तुम्हारी गलती, हमारी गलती। हाँ। अगर कोई टोंड किया, कोई ताना मारा, तो कोई पुरुष को बांझ नहीं कहा होगा, लेकिन पुरुष के लिए बांझ नाम का कोई शब्द नहीं बना। बांझ है, इसका मुंह देखना, मतलब ये चीजें होता है, तो ये और लड़की ही अगर पैदा हो गई, 2-3 लड़कियां पैदा हो गई, तो उसके लिए भी महिला जिम्मेदार, अरे जिम्मेदार तो पुरुष है, पुरुष से लिंग निर्धारण होता है, न कि महिला से। बांझ शब्द समाज का एक महिला के लिए सबसे अभिशापित शब्द है, किसी महिला को बोला जाए तो उससे बड़ी गाली उसके लिए कोई नहीं है, लेकिन पुरुष के लिए ये शब्द नहीं बना। मान लीजिए वो महिला मातृत्व सुख देने के लिए परिपूर्ण है, लेकिन उसके साथ जो पुरुष है वो बच्चा पैदा करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो क्या हमारी डिक्शनरी में कोई ऐसा शब्द नहीं है जो पुरुष को बांझ बोला जा सके? ऐसी ये दो अर्थी सामाजिक भूमिका क्यों है समाज की? ये पहले से चला, बता तो रहे कि या तो हम अशिक्षा हो, शिक्षा की कमी रही हो, मेरे पास वो नॉलेज नहीं रहा हो, या हम उस रूढ़िवादिता में जीते आए, जो परंपराओं को देखते आए, वो चाहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि अब जितना हम पढ़े लिखे हैं उतनी मेरी माँ नहीं हो सकती, उतनी मेरी दादी ने, तो उनको जो मिला वही चीज वो मुझे शेयर की, वही चीजें वो बताएं। लेकिन आने वाले ये जो पीढ़ी है, इसमें आपको मैं 90% तो नहीं कहूंगी, लेकिन 75-80% बहुत ज्यादा इम्प्रूव है, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे हस्बैंड भी होते हैं, कभी जैसे जिनके घरों में पहले की महिलाएं हैं, दादी हैं, माँ हैं, तो अगर बिटिया हुई तो वो कहती हैं कि नहीं अभी एक बच्चा, एक बेटा जरूरी है, ये वो, लेकिन वो पुरुष वर्ग भी अब कहता है नहीं कोई बात नहीं, 2 बेटी हो गया तो अब मुझे नहीं चाहिए। तो और वो आप जानती हैं कि महिलाओं में हमेशा कंप्रोमाइज करने का कुछ, कहते हैं ना, कुछ नेचर चीजें हम प्रकृति से लेके वो पैदा होते हैं, हमेशा सहनशीलता, सहन शक्ति, बर्दाश्त करने की क्षमता सबसे ज्यादा मैनेज करना, ये चीजें, ये हम कहेंगे कि ये हमारे अंदर गॉड गिफ्टेड है। और मैं आपसे बताना चाहूंगी कि गिनीज बुक में मैं पढ़ रही थी एक दिन, तो वो बताया गया था कि महिलाओं के अंदर एक ब्रेन तो सबके पास होता है, उनके पास एक छोटा दिमाग भी होता है। अच्छा, हाँ, वो ये गिनीज बुक की, मेरे पास वो कटिंग भी थी पेपर की, और वो बताएं कि जैसे आप भी इस चीज को वो अनुभव की होंगी कि जो बेटियां होती हैं वो जो 5 साल से घर परिवार माँ बाप के बारे में सोचना शुरू कर देती है, वो बेटा 25 साल के बाद सोचना शुरू करता है। तो उसमें पूरा लिखा हुआ था कि इन जो उसके लड़कियों के अंदर जो ये छोटा दिमाग होता है, जो स्पाइनल फ्लूइड की क्वांटिटी ज्यादा है, इसकी वजह से इनकी सोचने की क्षमता ज्यादा होती है। अभी मैं तो वही कहती हूँ कि हर क्षेत्र में
पैसा कमाना आसान होता है पुरुष वर्ग के लिए, लेकिन एक महिला को मैनेज करना, अगर आप एक पुरुष को मैनेज करने के लिए दे देंगी तो वो कभी मैनेज नहीं कर पाता है। अभी आप देख लीजिए, लोग कहते हैं, कभी कुछ लोग भी कहते हैं कि अरे आपको तो अपने घर ले जाएंगे तो महिलाओं को कैसे भड़का देंगे कि रोटियां नहीं बना के देंगी। हम कहते हैं कि भड़काने की वो चीजें नहीं होती। अगर हमारे अंदर कॉमन सेंस है, मैं अपनी अच्छा बुरा समाज को देख रही हूँ तो हर चीज मैनेज हो जाता है। लेकिन वो अंदर कैपेसिटी हम लोगों के अंदर, महिलाओं के अंदर ज्यादा होती है। अब ये चीजें हैं कि हम उसको किस वे में ले जाते हैं, हम अच्छे में ले जाते हैं कि बुरे में ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी महिलाएं अच्छी हो। अच्छा, महिला समाज में ये एक जो विडंबना है कि महिलाएं जाएंगी तो महिलाओं को भड़का देंगी। मुझे तो लगता है पुरुष पुरुष को ज्यादा भड़काते हैं कि अरे यार देखो तुम्हारी वाइफ तो बहुत तेज है, बहुत आगे जा रही है, उसको रोको। तो वो तो बाहर ही भड़का देंगे, उनको तो घर भी जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, कुछ चीजें वो भड़काना तो एक अलग चीज हो गया, लेकिन वो भड़काना या चढ़ाना ठीक है, वो दूसरी चीज हो गई। तो वो तो क्षणिक चीजें होती हैं। लेकिन जब हम अपने अधिकार और अपने सम्मान के बारे में जानते हैं और उस पर चिंता करते हैं तो वो विषय गंभीर होती है। जब हम अपने दायरे को जानते हैं कि नहीं, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, अगर मुझे ये बांधा जाएगा कि नहीं आपका काम है घर में खाना बनाना, फिर मैं वहां तो टाक टू टाक तो मेरा होगा ना वहां पे कि नहीं, क्यों मेरे अंदर क्यों वो क्षमता नहीं है आपके अंदर। क्योंकि ये पहले भी होता है, आप देखी होंगी छोटे में जिसके भाई बहन रहते थे, भाई को दे दो तुम रहने दो। हाँ। तो ये होता था ना, क्यों वो लड़का है इसलिए, मैं लड़का हूँ इसलिए नहीं, क्योंकि वो शुरू से होता आया है। कंप्रोमाइज करना हमको शुरू से सिखाया जाता है। और मैं इसी पे एक कहानी मैं सुन रही थी, जो पार्शियलिटी कहते हैं इसको, हम लोग क्या कहते हैं, पार्शियलिटी, पक्षपात। हमेशा ये कहते थे कि अरे आप तो भैया का पक्ष लेती हैं, हम लड़की हैं तो वो नहीं। फिर उसको दूसरे भी वे में दादी और अम्मा समझाने का काम करती थी। तो उसी पे वो एक मैं पढ़ रही थी, तो उसमें वो लिखा हुआ था कि दो भाई थे। तो छोटा वाला भाई थोड़ा शरारती था और बड़ा वाला भाई थोड़ा सभ्य था। तो छोटा वाला भाई अपने शरारती की वजह से वो जो चीज चाहिए था वो चीज जिद करके लेता था। तो वो अगर वो बड़े भाई की चीज होती थी तो छोटा वाला अगर वो सोचता था कि नहीं ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसको ले लूंगा, तो वो तो जिद करता था। फिर दोनों जब माँ के पास जाते थे तो उसकी माँ कहती थी कि बेटा तुम समझदार हो ना, तुम बड़े हो, तुम्हारा छोटा भाई है उसको दे दो। तो वो दे देता था। वो करते 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 जो बड़ा था वो समझदार, सुनते सुनते और उसको समझाते समझाते वो वाकई समझदार बन जाता है। और छोटा वाला जो रहता है वो अपने रूटीन पे उसी तरह से रहता है। तो ये चीज हम लोगों को शुरू से बताया जाता है कि महिला है, दूसरे के घर जाना है, आपको समझौता करना है, आपको सोच समझ के शुरू से बचपन से हमारे दिमाग तो में ये हमें हमारे कैसे में ये आगे चीजें, बढ़ना उसको डाला गया है। तो ये चीजें करके और शायद इसीलिए हम आगे बढ़ भी जाते हैं। चलिए हम एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं अपने कार्यक्रम में। मैं आपको बारी बारी 3 शब्द बताऊंगी और सडनली आपके दिमाग में तीनों का जो आंसर आएगा आप मुझे वो बताएंगी। गर्व क्या है? गर्व हम किसी भी चीज को अच्छे कर्म करके अगर अब मैं सेटिस्फाइड हो रही हूँ, अगर उसकी वजह से मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो वही गर्व है। अच्छा ठीक है। ईर्ष्या क्या है? जलन। जलन मतलब किसी की चीज को अगर अच्छाई बुराई आगे बढ़ना, किसी को चीजों को देखकर अगर उसके प्रति मुझे द्वेष हो रहा है तो ये ईर्ष्या या जलन क्या है। विरोध क्या है? विरोध तो एक मतलब प्रतिद्वंदता हो जाती है, मतलब इसको हम रोक कह लें या इसके विरोध के अगर आप देखेंगी तो बहुत सारे मायने हैं। हर क्षेत्र में हर विरोध का अलग अलग मतलब हो जाता है। तो मतलब कि विरोध से आप पीछे कर लीजिए या रोक सकती हैं या उसको डिमोट कर सकती हैं। तो जो जहाँ है उस हिसाब से उस शब्द की हम वैल्यूएबल निकाल सकते हैं। मैम का हमारे टॉक शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इनको जब भी मंच पे देखती हूँ एक लगातार बोलते हुए तो मैं इनके लिए बस यही 4 लाइन कहती हूँ और आज भी इन 4 लाइनों के साथ मैं अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, सबने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी बहुत थी। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।